वेलकम फैमिली। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये भी एचआरएम का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली बात करें यदि बोनस की, तो बोनस क्या है? बोनस एक कैश पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को दी जाती है उनकी सैलरी और वेजेस के एडिशन में, यानी कि उनसे ऊपर एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए पर ईयर बेसिस पे कुछ अमाउंट दिया जाता है। किसका? मनी का, जिसको हम बोनस बोलते हैं। और ये बोनस इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो सकें और आने वाले अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर में और अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्शन आउटपुट दे सकें। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम कि इंडिया के अंदर जो बोनस एक्ट आया था, सबसे पहले जो बोनस दिया गया था वो 1917 में दिया गया था, तो जिसको बोला गया था वार बोनस। और ये जो वार बोनस है दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, और सिर्फ टेक्सटाइल लेबर्स को दिया गया था। तो 1917 के अंदर वार बोनस के नाम से पहले बोनस दिया गया था, जो सिर्फ दिया गया था टेक्सटाइल लेबर्स को। अब यदि हम इसका मीनिंग एक बार रीड आउट करें तो बोनस इज़ एन अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज़। बोनस वो है अमाउंट है जो एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है सैलरी से हट के, सैलरी से अलग। ओके, इट्स एन एम्प्लॉय शेयर इन प्रॉफिट। तो पूरा साल जो मालिक को प्रॉफिट हुआ है उसमें कुछ शेयर वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम बोनस के रूप में जानते हैं। तो इस एक्ट के जो मेन कंपोनेंट थे वो यही थे कि पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज़, देन मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ फॉर देयर गुड वर्क, कि पेमेंट की जाए बोनस की एम्प्लॉयज़ को और उनके अच्छे काम के लिए उनको रिवार्ड दिया जाए। इस एक्ट में एक चीज़ को मैंडेटरी किया गया कि बोनस जो है 21,000 रुपये तक सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। अप टू 21,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी जिस भी एम्प्लॉय की है 21 से नीचे, उसको बोनस दिया जाएगा। तो इस एक्ट के अंदर ये चीज़ भी मैंडेटरी थी। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है ये एक रिवार्ड के रूप में जो उनका अच्छा काम है उसका रिवार्ड है। देन इसका एक अलग ही फॉर्मूला होता है बोनस कैलकुलेशन का। फिर इसके बाद इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोनस क्या है, एक सेट है कि हाँ इतना से इतना और इतने तक, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना बोनस देना ही होगा। किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसमें एक चीज़ होता है टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म। यदि किसी को बोनस नहीं मिला तो उससे क्या कारण रहे कि इसको बोनस नहीं दिया गया, ये चीज़ भी इस एक्ट के अंदर बताई गई है। अब इसकी यदि हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि हाँ कौन कौन कहाँ ये एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ 10 और मोर एम्प्लॉय विद द एड ऑफ पावर। एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं पावर के साथ, वहाँ ये एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि एक जहाँ पे 20 एम्प्लॉय या उससे ज़्यादा रखे गए हैं वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है। देन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें तो एलिजिबिलिटी वहाँ होगी जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस 21,000 से नीचे होगी या 21,000 तक होगी, तो वो बोनस को क्लेम कर सकता है, बोनस के लिए वो क्लेम कर सकता है। देन सेकंड पॉइंट बताता है एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड ओनली व्हेन ही हैज़ वर्क फॉर 30 वर्किंग डेज। जब एक एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय यदि 30 वर्किंग डेज कार्यरत है, काम करता है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, तो वो अपने बोनस के लिए क्लेम कर सकता है, वो बोनस का हकदार हो जाता है। फिर इसकी एक परसेंटेज कैलकुलेशन है, तो उसे देखते हैं। इसमें 8.33% मिनिमम देना ही होता है एंड 20% मैक्सिमम बोनस जा सकता है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू 2015 अमेंडमेंट, 2015 में संशोधन हुआ था इस बिल के अंदर, वो कि जो इसका सीलिंग अमाउंट है यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 7,000 रुपीज़ तक आपकी होती है। पर मंथ आप 7,000 रुपीज़ तक दे सकते हैं 2015 अमेंडमेंट के हिसाब से। अब डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी? जब कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय यहाँ फ्रॉड करता है या अपना वॉयलेंट बिहेवियर दिखाता है, या फिर सेकंड पॉइंट बताता है वो थेफ्ट यानी कि चोरी एक्सेट्रा करता है, या फिर
मिस अप्रोप्रिएट या सबटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का गलत यूज़ करता है या कोई चोरी वगैरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाता है या नुकसान करता है अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी को, तो वो बोनस के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, एचआरएम के लिए अच्छे से पढ़ के जाना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।